मिडिल ईस्ट के कुछ जरूरी अपडेट और दुनियादारी की कुछ और खबरों के अलावा इस वीडियो में हम अपने देश की थोड़ी सी राजनीति पर भी बात करेंगे। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। आज आखिरी दौर की वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल सामने आ चुका है। किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट के कुछ अपडेट बता देते हैं। अमेरिका इजराइल से कुछ खबरें आ रही, वो भी आपको जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जाइएगा नहीं, भारत की राजनीति से जुड़ी इन खबरों को भी जरा सुनकर जाइएगा। पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में एग्जिट पोल आने के बाद सरकार किसकी बन रही है, सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है। क्या ममता दीदी एक बार फिर से वहां पर अपनी सरकार बना रही है या फिर बीजेपी ने ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगा दी है? क्या हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे उनकी वजह से बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? सारी चीजें आपके सामने डिटेल से रखेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की। सबसे पहले बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कर लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त ईरान के कब्जे में है। ईरान हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूल रहा है और आगे भी ईरान यही प्लान कर रहा है कि जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा उससे हम पैसे लेंगे। अभी जो जहाज गुजर रहे हैं वो डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं या फिर चीन के युआन में पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन ईरानी संसद के अंदर जो कानून बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, उसमें ईरान के ज्यादातर मेंबर ये चाह रहे हैं पार्लियामेंट के कि जो भुगतान करेंगे जहाज वो पैसा डॉलर या युआन में ना होकर ईरानी रियाल में लिया जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा वो ईरान को ईरानी रियाल में भुगतान करेगा। ईरान ना तो डॉलर लेगा और ना ही चीनी युआन लेगा। ईरान का मकसद ये है कि ऐसा करने से हमारा जो पैसा है वो काफी मजबूत हो जाएगा। दरअसल ईरान की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, इसीलिए ईरान की संसद ने इस कानून को बनाने के साथ इस तरह का फैसला लिया है। ईरान पूरी तरह से यह तय करके बैठा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब खोलना नहीं है, जो भी जहाज गुजरेगा उससे पैसा वसूलना है। फिलहाल ईरान ईरानी रियाल में ही भुगतान करने की बात कर रहा है। फिलहाल अमेरिका की नाकेबंदी भी अभी समुद्र में जारी है। अमेरिका इस बात का दावा तो कर रहा है कि नाकेबंदी हमारी कामयाब हो रही है, हम ईरानी जहाजों को ईरानी बंदरगाहों पर नहीं पहुंचने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को चकमा देकर अपने जहाज निकाल रहा है। लगातार हम आपको सारी खबरें बता रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो भी हम आपको बता चुके हैं। पाकिस्तान तकरीबन 3000 कंटेनर ईरान के अपने पोर्ट से निकाल चुका है। जब से अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी शुरू की है, तकरीबन 3000 कंटेनर जो चाइना से आए थे वो कराची पोर्ट पर पड़े हुए थे। पाकिस्तान ने टिरकों के जरिए 6 रास्तों से वो 3000 कंटेनर ईरान तक पहुंचा दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने 25 अप्रैल से 6 रास्ते खोले हैं और उन 6 रास्तों के जरिए पाकिस्तान ईरान तक सामान पहुंचा रहा है। अगर इस तरह से ईरान के पड़ोसी देश सड़कों के जरिए सामान इधर से उधर करेंगे तो अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो फिर किसी काम की नहीं है। अमेरिका की सेना सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ऐसे ही टहलती रहेगी। पाकिस्तान यहां पर ईरान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल नेतन्याहू की तरफ चलते हैं। नेतन्याहू को इजराइल की कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया। दरअसल आप सभी को मालूम है कि नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे मुकदमे हैं। आज भ्रष्टाचार के मुकदमों में सुनवाई हुई थी, कई घंटे की सुनवाई थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी टीम से, वकीलों की टीम से यह रिक्वेस्ट करवाई अदालत के सामने कि यह सुनवाई थोड़ी सी कम की जाए। अगर 3 घंटे की सुनवाई होना है तो इस सुनवाई को तकरीबन आधा 1 घंटे का कर दिया जाए, आधे से भी कम कर दिया जाए। लेकिन इजराइल की कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए यह मांग की थी, लेकिन इजराइल की अदालत ने बेंजामिन नेतन्याहू की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बेंजामिन नेतन्याहू है तब तक तो शायद कोर्ट रियायत बरत रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव होने के बाद कुर्सी जाएगी, बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अपने देश के चुनाव पर बात करूंगा, लेकिन एक खबर आपको अमेरिका की और बता देता हूं। अमेरिका के हाथ एक बड़ा खजाना लगा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने 28 अप्रैल 2026 को एक स्टडी पब्लिश की है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि अमेरिका ने तकरीबन 23 लाख टन लिथियम की खोज कर ली है। अमेरिका ने अपालाचियन माउंटेन में लिथियम का एक विशाल भंडार खोज निकाला है। अमेरिका ने ये जो 23 लाख टन लिथियम की खोज की है, इसको अभी माइंस करके निकाला जाएगा, खुदाई की जाएगी। हालांकि यह दावा कर लिया गया है कि तकरीबन 23 लाख टन लिथियम है और यह लिथियम इतना है जितना अभी अमेरिका के अंदर खपत हो रही है, उसके हिसाब से यह लिथियम तकरीबन 328 सालों तक अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है।
अमेरिका को जितना लिथियम मिला है, इस लिथियम से तकरीबन 13 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां या 16 लाख ग्रिड स्केल बैटरियां पावर हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा खजाना अमेरिका के हाथ लगा है। यूएसजीएस की नई असेसमेंट में इस बात का दावा किया गया है। दोस्तों, कुदरत का निजाम तो देखिए, इसी जमीन के अंदर जिसके ऊपर हम अपना पैर रखकर चल रहे हैं, इसी जमीन में कुदरत ने सारे खजाने गाड़ रखे हैं। सोना, चांदी, यूरेनियम, लिथियम, पेट्रोलियम, सब कुछ इस जमीन के अंदर है। फिलहाल अपने देश की राजनीति की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है। बीजेपी यहां पर सेंध लगाने की कोशिश करती है लेकिन जीत नहीं पाती है। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी ने सेंध लगा ली है। दरअसल जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक 294 में से तकरीबन 148 सीटें बहुमत के लिए किसी को भी पश्चिम बंगाल के अंदर चाहिए हैं। हमारे देश में जितनी भी एजेंसियां एग्जिट पोल करती है, उन तमाम एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर कामयाब होते हुए दिखा दिया है। एग्जिट पोल करने वाली हर एजेंसी ने तकरीबन 150 से 160 के बीच में बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर सीट्स दी हैं। हालांकि एक दो एजेंसियां ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को दोबारा से बना रही हैं एग्जिट पोल में, लेकिन ज्यादातर एजेंसियां बीजेपी को 150 से 160 के बीच में रख रही हैं। बहुमत के लिए कितना चाहिए है? 148 सीट, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। वही जो टीएमसी है उसको तकरीबन 120 से 135-40 के बीच में सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या इस बार कमल खिला जाएगी? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोट्स लेकर आए थे, क्या उनकी वजह से ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया? एक मुद्दा जो बाबरी मस्जिद का उठाया था, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यह मुद्दा बीजेपी की वजह से ही उठाया गया हुमायूं कबीर की तरफ से, ताकि बीजेपी ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट कटवा सके। फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनेगी ये तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। केरल की बात करें तो केरल में बीजेपी का खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 0 से 3 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में। 140 सीटें हैं। 140 में से यूडीएफ तकरीबन 80 से 90 सीटें लेकर आ रही है और एलडीएफ तकरीबन 49 में से 62 सीटें लेकर आ सकती है। पश्चिम बंगाल के बाद सबकी नजर असम के ऊपर भी है। असम में भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। असम में 126 सीटें हैं। 80 में से 100 सीटें लगभग बीजेपी की आती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की 24 से 36 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। पौंडुचेरी की बात करें, यहां पर 30 सीटें हैं। 30 में से तकरीबन 15 से 20 सीटें बीजेपी के पास आ सकती हैं। कांग्रेस 6 से 8 सीटों पर रह सकती है और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। केरल में तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो और राज्य हैं वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल, ये वो गढ़ है ममता बनर्जी का जहां पर बीजेपी कभी सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद बीजेपी वहां पर जीत सकती है। जितनी भी एजेंसियों ने एग्जिट पोल की हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक तरफा बहुमत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे रही है। अब फाइनल आंकड़ा तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।